हेलो स्टूडेंट, आई एम शिव गोपाल, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। तो आज हम फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक देखेंगे जो कि डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है। मतलब एक क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं है कि एक ही क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मतलब मिनिमम एक क्वेश्चन आना है, कहने का मतलब मेरा ये है। और उस टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हमने बहुत सारी कहानी सुनी होगी। जब ग्रेविटेशन चैप्टर 11th में हम पढ़ रहे थे तो हमें कहानी सुनाई गई होगी कि न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ऊपर से सेब गिरा। सेब नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? इसका मतलब उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ ऐसा काम कर रहा है, कोई चीज़ ऐसी काम कर रही है जिसके कारण से नीचे आ रहा है। तो उन्होंने एक टर्म दिया, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, तो यही से वो अट्रैक्टिव फोर्स हमें देखना है कि वो होता कितना है। तो वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल लॉ। तो यहां पर जब वो सेब नीचे गिरा था तो सेब एक ऑब्जेक्ट था, सेब का कुछ ना कुछ मास था। यहां पर नीचे अर्थ थी, अर्थ का भी कुछ ना कुछ मास था, एम ई। ठीक है, तो यहां पर जब बात करते हैं तो अभी एम ई पे बात नहीं करेंगे हम। मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस कर दिया, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। एक का मास मैंने मान लिया कि m1 है, दूसरे का मान लिया कि m2 है। ये दो चीजें मैंने मान लिया। ठीक है, अब यहां से जो डिस्टेंस लूंगा वो सेंटर टू सेंटर लूंगा, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर और उस ऑब्जेक्ट का सेंटर। तो यहां से ये डिस्टेंस लिया मैंने r, ये r। तो यहां से जो फोर्स लगता है तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। तो यहां पर m1 और m2 हो गया। यहां से F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये इन दोनों को जब कंबाइन करता हूं तो एक फार्मूला निकल के आता है, F इक्वल टू gm1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये फार्मूला निकल करके आता है। यहां पर एक टर्म आ गया हमारा g, ये g आ गया। g होता क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इस टू 10 टू द पावर माइनस का 11। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी वैल्यू लिखी है, मैंने इसकी यूनिट नहीं लिखी। तो यूनिट को समझने के लिए इसी फॉर्मूले पे आएंगे। फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। यहाँ पर रेट डिस्टेंस है, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि आर का स्क्वायर है। यहाँ पर 2 m लिखे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ पर kg स्क्वायर हो जाएगा। मुझे g की यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर न्यूटन हुआ, यहाँ से मीटर आया, मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ से पर kg स्क्वायर हो गया। इसका मतलब अगर इसकी यूनिट लिखूंगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये मेरी यूनिट आ गई। अगर यूनिट आई है तो हमें इसकी डायमेंशन भी पता होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो पूछा जाता है वो इसकी डायमेंशन ही पूछी जाती है। तो जब डायमेंशन की बात करेंगे तो यूनिट से ही मैं डायमेंशन को फाइंड आउट करूंगा। तो न्यूटन मतलब फोर्स के लिए है, तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? mLt-2 होती है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, मीटर के लिए क्या कर दिया? l स्क्वायर कर दिया मैंने। यहाँ नीचे क्या है? kg स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर हो गया। तो जब इसको कंबाइन करता हूँ तो m-1 l³ t-2। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो हमें याद रखनी होगी। अब ये जो फोर्स आया था, फोर्स के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पर कि जो फोर्स आया था उस फोर्स को किस किस नाम से जाना जाता है, तो नोट करके हम एक पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पर कि किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैंने कहा था डिस्टेंस जो ले रहा हूँ सेंटर टू सेंटर ले रहा हूँ। तो जो डिस्टेंस होगा सेंटर टू सेंटर है तो सेंट्रल फोर्स होगा, सेंट्रल फोर्स हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो हुआ ये क्या था? अट्रैक्टिव फोर्स है, तो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। अट्रैक्टिव फोर्स व्हाट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये जरूर इसमें याद रखना। व्हाट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये पॉइंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इंटरनल फोर्स।
बाहर के इसके एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा था उससे मुझे कोई मतलब नहीं था। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लिया, मतलब इसके बीच की ही बात कर रहा हूँ, इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की ही बात कर रहा हूँ, जिससे इसको इंटरनल फोर्स भी कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट हमें इसमें याद रखने होंगे, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दूसरे टर्म में इसी पॉइंट को लिखा जा सकता है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे प्लेस किया गया है। तो ये वो अर्थ है, इसके सरफेस पे कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, इस अर्थ का कोई ना कोई मास होगा, वो मैंने मान लिया me, सफिक्स में e लगाया, मतलब मास ऑफ अर्थ है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास मैंने माना m है। यहां से इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस r e होगी, यहाँ पर x होगी, तो r e डैश की अगर बात करता हूँ तो r e प्लस x, क्या x इतनी डिस्टेंस होगी कि अगर r e में जोड़ देता हूँ तो कुछ इसके वैल्यू पे इफेक्ट डालेगा। यहाँ पर r e जो होगा r e डैश इक्वल टू r e के बराबर ही होगा। x इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी क्योंकि उसके सरफेस पे रखा हुआ है। तो अगर x को इस r e में ऐड भी कर देता हूँ, क्योंकि r e की वैल्यू ऑलरेडी कितनी होती है 6400 किलोमीटर में होती है, तो अगर कुछ मीटर की वैल्यू इसमें ऐड भी कर देता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे मैं r e डैश को r e j बराबर मान रहा हूँ। तो यहाँ पर फार्मूला तो वही है मेरा, F इक्वल टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई r e स्क्वायर। m 1 लिखा था, m2 लिखा था, m e की जगह ये लिख दिया, m2 की जगह m लिख दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स का फार्मूला हमें पता है F इक्वल टू m इंटू ए होता है। मैंने ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन की बात किया है तो m इंटू जी हो जाएगा, जी एम ई एम डिवाइडेड बाई r e स्क्वायर। तो m से m कैंसिल आउट हुआ, तो g जो आया वो आ गया जी एम ई डिवाइडेड बाई r e स्क्वायर। ये हमारे काम की चीजें यहाँ पर आ गई। जब भी हम इसमें इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे, जी की वैल्यू मैं पीछे लिखा था, जब सारी की सारी वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब me की वैल्यू भी पता होनी चाहिए हमें, तो me इक्वल टू 6 × 10⁻24 kg होता है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ मैंने यहाँ पर लिखी है, जी की वैल्यू मैंने पीछे लिखी थी। जब सारी की सारी वैल्यू इस फार्मूले पे पुटअप कर दूंगा तो जी की वैल्यू इतनी आ जाएगी, जो कि अभी तक हम रटते थे, रटने वाली कोई बात नहीं है। अगर हमें फार्मूला पता है, सारी वैल्यू पता है, हम जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात हुई थी अर्थ सरफेस की। अगर मैं अब इसी ऑब्जेक्ट को कहीं दूसरी जगह प्लेस कर देता हूँ, अगर इस ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह प्लेस कर देता हूँ, इसका मतलब तब देखते हैं कि जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लिखता हूं अगला पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड h हाइट above the अर्थ सरफेस। जब उसी ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर प्लेस कर देता हूं, उस समय जो ग्रेविटी आई थी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूले मुझे पता है, G इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई r e स्क्वायर। ये फॉर्मूला मुझे पता है। अब मैंने कहा कि ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, इससे मुझे h हाइट ऊपर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो h है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो r e है। इसका मतलब क्या हुआ कि r e डैश इक्वल टू r e प्लस का h हो गया। ये हो गया जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, r e प्लस h हो गई। तो यहाँ से जो g डैश आएगा, g डैश इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई r e प्लस h का होल स्क्वायर।
ये यहाँ से एक फॉर्मूला निकल करके आया जब ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर रखा जाता है तब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसी फॉर्मूले को मैं और सिंप्लीफिकेशन कर करके आगे निकाल सकता हूँ। और वो सिंप्लीफाई कैसे होता है, जब मैं यहाँ पर बाइनोमियल लगा देता हूँ। बाइनोमियल जब लगाऊंगा तो यहाँ से जो g डैश आएगा, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस का 2h अपान re। ये दोनों फार्मूले एक्चुअली हम पढ़े होते हैं। अब वहां पर कंफ्यूजन होता है कौन सा फार्मूला मैं लगाऊं जब न्यूमेरिकल्स आ जाता है। तो अगर इस फार्मूले को न्यूमेरिकल्स में आप लगाते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी गलत वैल्यू आएगी। यहाँ जब ये फार्मूला लगाएंगे, एक्चुअल में जो अभी मैंने लिखा था, यहाँ से जो अर्थ बनाया था और ऊपर मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया था, एक्चुअल में तो फार्मूला मैंने ये लिखा था, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये निकाला है और सिंप्लीफाई किया है। इसका मतलब यहाँ पर बाइनोमियल लगाया है। बाइनोमियल में आगे भी कुछ टर्म आए होंगे, उन टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया है। तो वो जो स्किप किए हैं टर्म्स, उसके कारण से जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी न्यूमेरिकल्स की, वो गलत वैल्यू देगा। तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो इस फार्मूले को लगाएंगे, और बाकी चीजों को अगर कंपेयर करना है तो फिर इस फार्मूले को लगाएंगे। वो चीज देख लेते हैं कि कौन सी चीज है जिसको हमें कंपेयर करके यहाँ पर देखना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो एक चीज पूछी जाती है कि अर्थ सरफेस से कितने हाइट